हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और सबसे खास बात ये रहेगी आज की वीडियो की, हम एक ही वीडियो के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, पटवार का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम है, ईओआरओ पेपर होने वाला है, आरएस का एग्ज़ाम है, तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एकदम शानदार कंटेंट के साथ हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन दो भागों में किया जाएगा। ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में तय हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका 1947 का हो जाएगा। इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के दो भागों में किया जाएगा। तो ये तय हुआ था। भारत में टोटल रियासतें कितनी थी उस समय? तो 565 रियासतें थी। ये हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में 565 रियासतें थी। प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी राष्ट्र से मिल सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तो प्रत्येक रियासत के पास ये स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी राष्ट्र के साथ मिल सकती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अब आगे देखिए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। वैसे कि इंडिया पॉलिटी जब आपके एग्जाम में होती है तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 जून 1947 को दोस्तों, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये आपकी 3 जून 1947 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये राजगोपालाचारी थे। और यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये राजगोपालाचारी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो दोस्तों, भोपाल का जो नवाब था उसका नाम था हमीदुल्ला खां। ये क्या चाहता था? राजपूताना यानी कि जो राजस्थान है ये उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। कौन? हमीदुल्ला खां। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और ये नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष था उस समय। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में आपकी छप सकती है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे राजस्थान का शुरू होता है। यहाँ से सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारतीय रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो भारतीय रियासती विभाग का गठन आपका कब किया गया? तो भारतीय रियासती विभाग का गठन आपका 5 जुलाई 1947 को किया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जुलाई 1947 आपको बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। भारतीय रियासती विभाग का गठन आपका 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पर सचिव किसको बनाया गया? वीपी मेनन को यहाँ पर सचिव बनाया गया। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया, वीपी मेनन जो थे वो सचिव बने थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल सा था, भारत में मिलने वाली जो रियासतें थी उनके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना और विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्या का समाधान करना। यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना और रियासतों से संबंधित अगर कोई भी समस्या आ जाए विलय पत्र से संबंधित तो उनका समाधान करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक व वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी वो रियासत स्वतंत्र रह सकेगी। तो दोस्तों, रियासती विभाग ने ये घोषणा की थी कि 10 लाख से अधिक अगर आपकी जनसंख्या है,
10 लाख से अधिक की जनसंख्या है और 1 करोड़ अगर आपकी वार्षिक आय है तो आप एक स्वतंत्र रियासत रह सकते हैं। तो ये घोषणा किसने की? रियासती विभाग के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी आय होनी चाहिए, वार्षिक आय। ये मंथली नहीं है दोस्तों, ये वार्षिक आय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय अगर आपकी है तो आपकी रियासत क्या है? स्वतंत्र रह सकेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्राइटेरिया को पार करने वाली राजस्थान के अंदर 4 रियासतें थी। तो राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी जयपुर हो जाएगी, जोधपुर हो जाएगी, उदयपुर हो जाएगी और बीकानेर हो जाएगी। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और साथ ही साथ इनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और आपकी बीकानेर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 रियासतें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे बेसिक सवाल उठ के आते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी बीकानेर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर रियासत ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने आपके विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये आपकी धौलपुर हो जाएगी। इसने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी बीकानेर राज्य के द्वारा 7 अगस्त को ही हस्ताक्षर कर दिया गया था, जबकि धौलपुर रियासत ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि धौलपुर आपकी अंतिम रियासत हो जाएगी और प्रथम रियासत कौन हो जाएगी? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली बीकानेर हो जाएगी। और ये दोनों सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी हो जाएगी? बीकानेर हो जाएगी। कब किया हस्ताक्षर? 7 अगस्त 1947 को। अंतिम रियासत कौन सी हो जाएगी? धौलपुर हो जाएगी। कब किया हस्ताक्षर? 14 अगस्त 1947 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो ये सवाल भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। जोधपुर के महाराजा आपके 1947 के समय कौन थे? एकीकरण के समय कौन थे? तो ये हनुमंत सिंह हो जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कौन अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था? तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हनुमंत सिंह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में इस बात का उल्लेख किया है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो थे ये अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वीपी मेनन ने अपनी कौन सी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है, तो ये आपकी हो जाएगी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ये पुस्तक आपकी वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपके रियासती विभाग जो था उसके सचिव थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये सवाल भी एग्जाम में छपता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बांसवाड़ा के आपके थे कौन? महारावल चंद्रवीर सिंह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन हो जाएंगे? बांसवाड़ा के आपके महारावल चंद्रवीर सिंह हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो इन्होंने कहा था मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी जो संपत्ति थी या सारा जो सर्कुलेटिंग सिस्टम था वो किसके हाथ में जा रहा था? वो आपके गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा था, यानी रियासती विभाग के हाथ में जा रहा था। तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। बांसवाड़ा के कौन हो जाएंगे? चंद्रवीर सिंह हो जाएंगे। अब राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। इसके अलावा 3 ठिकाने थे। तो ये 3 ठिकाने भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन थे? तो एक तो आपका निमराना हो जाएगा, एक आपका कुशलगढ़ हो जाएगा और एक आपका लावा हो जाएगा। ठीक है, निमराना आपका अलवर के अंतर्गत आता है। कुशलगढ़ जो था दोस्तों ये आपका किसके अंतर्गत आता है? कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। और लावा जो है ये आपका टोंक के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19 रियासतें हो जाएगी और यहाँ पर आपके 3 ठिकाने हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी।
3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा। तो ये अजमेर मेरवाड़ा भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण जो है वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट हुआ था। कितने दिन में दोस्तों? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये आपका कंप्लीट हुआ था। हम 8 + 7 करते हैं तो 15 होता है, आपको 15 नहीं करना है, 14 करना है। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें लगे थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, इनको राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और इन्हें राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अब आगे देखिए, शासकों द्वारा संघ के प्रयास किए गए। शासकों द्वारा कुछ संघ बनाए गए थे और अलग से अपना जो राज्य था उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। जैसे कि हम देखते हैं, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे दोस्तों, इन्होंने राजस्थान और गुजरात और साथ ही साथ मालवा, तो राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये आपका मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया था। और कौन कौन सी रियासतों को ये मिला रहे थे? कुछ राजस्थान की थी, कुछ गुजरात की थी, कुछ मालवा के छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिलाकर ये राजस्थान यूनियन बनाना चाह रहे थे। तो 25-26 जून 1946 को उदयपुर में इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित करवाया और इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। तो यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है? 25-26 जून 1946 को भूपाल सिंह ने दोस्तों क्या किया? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। भूपाल सिंह, राजस्थान यूनियन, 25-26 जून 1946। और कितने राजाओं ने भाग लिया? 22 राजाओं ने भाग लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए। कितने राजाओं ने भाग लिया? 22 राजाओं ने भाग लिया। अब आगे देखिए, कोटा के महाराव थे भीम सिंह। तो कोटा के महाराव थे आपके एकीकरण के समय भीम सिंह। भीम सिंह ने क्या किया? दक्षिण राजपूताना की रियासतें जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो एक कोटा के महाराव थे आपके भीम सिंह, इनके द्वारा हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया, तो भूपाल सिंह ने किया 25-26 जून 1946 को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछी जाती है। अब आगे देखिए, डूंगरपुर के महारावल थे आपके लक्ष्मण सिंह। तो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो ये डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। एक तो हमने भूपाल सिंह पढ़ा, एक हमने भीम सिंह पढ़ा और एक हम लक्ष्मण सिंह पढ़ रहे हैं जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, भूपाल सिंह तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भीम सिंह भी पूछा जाता है। अब ये आपका लक्ष्मण सिंह है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन रियासत आपकी कौन सी हो जाएगी? अगर ये आपसे पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपकी सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एरिया के अकॉर्डिंग पूछी जाए तो मारवाड़ हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी, तो जयपुर हो जाएगी। तो तीनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अकॉर्डिंग टू जनसंख्या कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी। शाहपुरा जो थी दोस्तों, ये एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, तो सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 बातें मैंने आपको बताई है, 5 एग्जाम में पूछी जाती है। प्राचीन मेवाड़, अकॉर्डिंग टू एरिया मारवाड़, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या जयपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे नवीन आपकी झालावाड़ हो जाएगी। और जाट रियासतें कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी भरतपुर धौलपुर हो जाएगी। और मुस्लिम रियासत एकमात्र रियासत थी, ये आपकी टोंक थी। टोंक आपकी कैसी हो जाएगी? मुस्लिम रियासत हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो ये एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम 7 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो 7 चरणों में पूरा हुआ था।
ठीक है, ये 7 आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों यहाँ से 7 चरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम चरण के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। और ये मत्स्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? के.एम. मुंशी के द्वारा ये मत्स्य नाम दिया गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। इसका गठन कब किया गया? तो मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 18 मार्च 1948 को आपका मत्स्य संघ का गठन किया गया। और मत्स्य नाम किसने दिया था? तो एक के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेव स्थान बनाने की मांग की। तो अलवर भरतपुर के लोग जो थे वो भी आपके अलग से मेव स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अलवर के नरेश थे आपके तेज सिंह, वो इनके प्रधानमंत्री थे एन.वी. खरे। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तेज सिंह और एक आपके हो जाएंगे एन.वी. खरे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा। तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो तेज सिंह और इनका प्रधानमंत्री था एन.वी. खरे, इनके ऊपर आरोप लगा दंगे भड़काने का। तो अलवर रियासत जो थी दोस्तों, उसका नियंत्रण किसने ले लिया? भारत सरकार ने ले लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाए। भरतपुर के शासक थे आपके बृजेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, तो इन्होंने नहीं मनाया। कौन थे? आपके बृजेंद्र सिंह। तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? एस.एन. सप्रू को नियुक्त कर दिया। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एस.एन. सप्रू जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था, तो एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर का शासक उस समय कौन था? बृजेंद्र सिंह था, जिसने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। तो 14 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य का प्रशासक एस.एन. सप्रू को नियुक्त कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा इतना। ठीक है, तेज सिंह आपको ध्यान रखना है, एन.वी. खरे ध्यान रखना है, लेकिन ये एस.एन. सप्रू वाला जो है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और मत्स्य संघ का नामकरण जो मत्स्य है दोस्तों, ये किसके द्वारा रखा गया था? के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम हो जाएगा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मत्स्य नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। अब आगे देखिए दोस्तों, जो आपका मत्स्य संघ है, इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इनको हम याद रख सकते हैं दोस्तों ABCD से। ABCD: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को आपके मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। और यहाँ पर एक आपका ठिकाना हो जाएगा निमराना ठिकाना। निमराना ठिकाना आपका अलवर रियासत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अलवर को शामिल किया गया है, यानी कि निमराना ठिकाना भी आपका यहीं पर ही आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी वर्तमान में ये किस में आ जाएगा? कोटपुतली भरोड़ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया? तो यहाँ पर राजधानी अलवर को बनाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। और यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो धौलपुर के उदयभान सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। धौलपुर का था आपका उदयभान सिंह, इसको यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन बाद में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि मत्स्य संघ की राजधानी आपकी अलवर हो जाएगी। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। गणेश पाल करौली जो था, इसको उपराज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन बाद में अलवर के शासक तेज सिंह, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, तेज सिंह, उसको यहाँ पर उपराज प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत अलवर वाले को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री आपके शोभा राम कुमावत हो जाएंगे। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है, राज प्रमुख पूछा जाता है, उपराज प्रमुख पूछा जाता है, प्रधानमंत्री एग्जाम में पूछा जाता है शोभा राम कुमावत। तो ये अलवर रियासत के हो जाएंगे। इनको यहाँ पर क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो उप प्रधानमंत्री आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर वाले को बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो थे, इनको आपके उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो याद रह जाएगा, राजधानी अलवर को बनाया गया, राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, ठीक है, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को बनाया गया, बाद में तेज सिंह को बना दिया गया। फिर प्रधानमंत्री आपके शोभा राम कुमावत अलवर वाले को बनाया गया। और उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन.वी. गौडगिल के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम हो जाएगा नरहरि विष्णु गौडगिल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एन.वी. गौडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में उद्घाटन हुआ था। तो लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
आगे देखिए, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन कौन थे आपके, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी हो जाएंगे जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था भरतपुर के, मास्टर भोलानाथ हो जाएंगे अलवर के, गोपीलाल यादव हो जाएंगे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर वाले हो जाएंगे और चिरंजी लाल शर्मा करौली सम्मिलित किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ से एक बार आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा यहाँ से एक बार सवाल पूछ लिया गया है। जुगल किशोर चतुर्वेदी आपको ध्यान रखना है, मास्टर भोलानाथ अलवर के हो जाएंगे, गोपीलाल यादव और मंगल सिंह आपके धौलपुर के हो जाएंगे, चिरंजी लाल शर्मा आपके करौली के हो जाएंगे। ये आपके मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन शामिल थे आपके, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य संघ की आय कितनी थी दोस्तों, तो मत्स्य संघ की आय आपकी 184 लाख रुपए व क्षेत्रफल इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मत्स्य संघ की टोटल आय कितनी हो जाएगी, 184 लाख हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, ये पटवारी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मत्स्य संघ की आय कितनी थी, तो ये 184 लाख थी और इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 184 लाख जो है दोस्तों, ये तो मत्स्य संघ की आय हो जाएगी, तो 12,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अलवर को राजधानी बनाया गया, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, गणेश पाल करौली को उपराज प्रमुख बनाया गया, बाद में तेज सिंह को बना दिया गया, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया और उद्घाटन कहाँ पर हुआ, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे हम देख चुके हैं। 184 लाख रुपए इसकी आय थी और 12,000 वर्ग किलोमीटर जो था दोस्तों वो आपका एरिया हो जाएगा। महाभारत काल में अलवर क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, विराटनगर हो जाएगी और वर्तमान में ये बेराट कोटपुतली भरोड़ के अंतर्गत आता है। तो ये बात हम सभ्यता में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, दूसरा चरण देखिए दोस्तों। दूसरे चरण का गठन आपका राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो दूसरे चरण का गठन आपका कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि प्रथम चरण का गठन कब हुआ था, प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ का 18 मार्च को हुआ और उसके थोड़े दिनों बाद यानी 25 मार्च 1948 को आपका राजस्थान संघ का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों, राजस्थान संघ का गठन किया गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला मत्स्य संघ, दूसरा आपका राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। इसमें आपकी 9 रियासतों को मिलाया गया था, जबकि मत्स्य संघ में आपकी 4 रियासतें थी ABCD, लेकिन यहाँ पे 9 रियासतें और एक ठिकाना था और वहाँ पर 4 रियासतें और एक ठिकाना था। यहाँ पर आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ हो जाएगा, हाड़ौती वाला कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हो गया आपका वागड़ साइड का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा किशनगढ़, शाहपुरा, शाहपुरा आपकी सबसे छोटी रियासत हो जाएगी। इसके अलावा टोंक हो गया और कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। तो कुशलगढ़ ठिकाना जो है दोस्तों उसको आपके द्वितीय चरण में शामिल किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया, जैसे कि वहाँ पर राजधानी अलवर को बनाया गया था मत्स्य संघ में, तो यहाँ पर राजधानी कोटा को बनाया गया। यहाँ पर राज प्रमुख को आपके भीम सिंह कोटा को बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो भीम सिंह कोटा को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके 2 उपराज प्रमुख बनाए गए, एक तो आपके वरिष्ठ हो जाएंगे और एक आपके कनिष्ठ हो जाएंगे। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बूंदी के आपके बहादुर सिंह को बनाया गया। बूंदी के आपके बहादुर सिंह जो है दोस्तों, इनको तो आपके क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के आपके लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। तो आपको बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों ध्यान रखने हैं, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इजी सवाल जब पूछा जाता है तब तो सभी बच्चे सही कर देते हैं, लेकिन जब उपराज प्रमुख पूछा जाता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के आपके लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा वाले जो थे इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोकुल लाल असावा को यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि आपके मत्स्य संघ में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो वहाँ पर शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर उद्घाटन किसने किया, तो एनवी गोडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था और उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, कोटा दुर्ग में यहाँ पर उद्घाटन हुआ था और राजधानी भी कोटा को बनाया गया और भीम सिंह जो थे वो राज प्रमुख बने थे और बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह आपके कनिष्ठ और वरिष्ठ और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया, यानी कि प्रथम चरण का उद्घाटन भी एनवी गोडगिल ने किया था, ठीक है। और द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किसने किया, एनवी गोडगिल ने किया। तो पहले और दूसरे की तो झंझट खत्म होगी, दोनों का किसने किया, एनवी गोडगिल ने किया। अब तीसरा चरण देखते हैं।
तीसरा चरण जो है दोस्तों, इसमें संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया गया और 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। तो तीसरे चरण का नाम क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। और द्वितीय चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ ओनली। तो संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। तो इसको डेट के साथ याद रखिए। 18 मार्च को तो आपका मत्स्य संघ का गठन हुआ, फिर उसके बाद आपका 25 मार्च को आपका राजस्थान संघ का गठन हुआ, और अब आपका क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ का गठन 18 अप्रैल को हो गया। ठीक है, तो 18 से आप याद रख सकते हो, और 25 मार्च बीच में आपका द्वितीय चरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो उदयपुर रियासत थी दोस्तों, उसको आपकी 9 रियासत यानी द्वितीय चरण में मिला दिया गया। तो राजस्थान संघ जो हमने बनाया था, तो उसमें आपके उदयपुर को मिला दिया गया दोस्तों। किसको मिला दिया गया? उदयपुर को मिला दिया गया। तो उदयपुर को मिलाते ही क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान संघ बन गया 18 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर आ गया, और उदयपुर आपकी बड़ी रियासत है, तो बड़ी रियासत का जो नेता है उसको यहाँ पर राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को, जिन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। फिर उपराज प्रमुख आ जाएंगे आपके भीम सिंह कोटा, जो कि आपके द्वितीय चरण में राज प्रमुख थे, वो यहाँ पर आपके उपराज प्रमुख हो जाएंगे। राजधानी यहाँ पर चेंज हो गई, राजधानी यहाँ पर उदयपुर को बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर को शामिल कर लिया गया। तो उदयपुर आपकी बड़ी रियासत है, तो राजधानी भी उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर उदयपुर आपकी तृतीय चरण की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। अब यहाँ पर उदयपुर को शामिल किया गया है, तो उदयपुर के आपके माणिक्यलाल वर्मा जो है वही तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी शोभाराम कुमावत, फिर आपके गोकुललाल असावा, और तीसरे चरण में आपके कौन हो गए? माणिक्यलाल वर्मा हो गए। और उद्घाटन यहाँ पर किसने किया? तो यहाँ पर उद्घाटन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। जबकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का उद्घाटन एन वी गोडगिल के द्वारा किया गया था, और तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 18 मार्च, फिर उसके बाद 25 मार्च, और अब हमने देखा 18 अप्रैल 1948। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चौथा चरण देखिए दोस्तों, वृहत राजस्थान संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृहत राजस्थान संघ जो है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया? तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। कब गठन हुआ इसका? 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों? जो संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी, उसमें जैसलमेर को, जयपुर को, जोधपुर को और बीकानेर को शामिल किया गया। तो 4 बड़ी रियासतें जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को शामिल किया गया। और यहाँ पर लावा ठिकाना जो था टोंक, उसको भी शामिल किया गया दोस्तों। टोंक को आपके तो द्वितीय चरण में शामिल किया गया था, टोंक को द्वितीय चरण में शामिल किया गया, लेकिन जो टोंक का ठिकाना था आपका लावा, उसको आपके चौथे चरण में शामिल किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। तो लावा ठिकाने को चौथे चरण में शामिल किया गया, यानी कि वृहत राजस्थान संघ में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राजस्थान की 10 रियासतें, उसके अलावा जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यानी 4 बड़ी रियासतें, और उसके अलावा लावा ठिकाना को आपको वृहत राजस्थान में शामिल किया गया 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर राजधानी चेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जयपुर शामिल कर लिया गया, तो जयपुर यहाँ पर राजधानी हो जाएगी। और जयपुर को राजधानी आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपका जयपुर को राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख यहाँ पर कौन बने थे? तो राज प्रमुख तो यहाँ पर मानसिंह द्वितीय हो जाएंगे जयपुर के। जबकि जो आपके भूपाल सिंह थे दोस्तों, उदयपुर के राज प्रमुख बने थे आपके तीसरे चरण में, उनको अब ऊपर कर दिया गया, उनको अब महाराज प्रमुख बना दिया गया। महाराज प्रमुख, तो राज प्रमुख तो आपका छोटा हो जाएगा, महाराज प्रमुख बड़ा हो जाएगा। तो महाराज प्रमुख तो आपके कौन रहेंगे? भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक। जबकि राज प्रमुख आपके कौन हो जाएंगे? मानसिंह द्वितीय हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। क्या? अगर आपसे पूछा जाए महाराजा भूपाल सिंह जो थे दोस्तों, आपके महाराणा भूपाल सिंह जो थे, इनको राज प्रमुख कब बनाया गया? तो राज प्रमुख तो इनको कब बनाया गया? तीसरे चरण में बनाया गया। लेकिन ये महाराज प्रमुख कब बने? तो महाराज प्रमुख ये कब बने? तो महाराज प्रमुख ये आपके वृहत राजस्थान में बने थे, यानी चौथे चरण में बने थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? राज प्रमुख पूछ रहा है या महाराज प्रमुख पूछ रहा है? ये आपको देखना है पहले, फिर आंसर करना है, ठीक है। तो राज प्रमुख यहाँ पर सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया, जो कि आपके जयपुर के शासक हो जाएंगे। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया, जो कि आपके मेवाड़ के शासक हो जाएंगे। अब आगे देखिए, उपराज प्रमुख यहाँ पर कौन हो जाएंगे? महाराव भीम सिंह कोटा वाले जो है वो यहाँ पर उपराज प्रमुख हो जाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जयपुर को बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हीरालाल शास्त्री आपके जयपुर के हो जाएंगे, इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वही हीरालाल शास्त्री है जिनका संबंध आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट से हो जाएगा। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में, ठीक है। तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर को बनाया गया,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर को शामिल कर लिया गया, तो अब यहाँ पर जयपुर को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले चरण में तो आपका एन वी गॉडगिल ने उद्घाटन किया, द्वितीय चरण का एन वी गॉडगिल ने किया, तीसरे चरण का आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया, और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चार उद्घाटन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और राजस्थान दिवस आपका कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजधानी विवाद हेतु पी सत्यनारायण राव कमेटी, जिसके अध्यक्ष आपके सत्यनारायण राव हो जाएंगे, और अध्यक्ष यहाँ पर पेप्सू, और मुख्य सचिव बी आर पटेल हो जाएंगे, की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। और हाई कोर्ट जो है दोस्तों वो आपका जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को दिया गया, खनिज कस्टम व एक्सरसाइज विभाग आपका उदयपुर को दिया गया, और वन सहकारी विभाग आपका कोटा को दिया गया, और कृषि विभाग जो है वो भरतपुर को दिया गया, और लोक सेवा आयोग किसको दिया गया? अजमेर को दिया गया। तो ये सारी बातें आपको पता होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया, जिसमें आपके कौन कौन हो जाएंगे? एक तो आपके सत्यनारायण हो जाएंगे खुद, एक आपके पेप्सू हो जाएंगे, और मुख्य सचिव आपके बी आर पटेल हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हाई कोर्ट जो है दोस्तों इसको कहाँ पर रखा गया, तो हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग किसे दिया गया? तो बीकानेर को दिया गया। खनिज किसे दिया गया? उदयपुर को दिया गया। और वन सहकारी विभाग किसको दिया गया? कोटा को दिया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। और कृषि विभाग किसे दिया गया? भरतपुर को दिया गया। और लोक सेवा आयोग तो आपका अजमेर में हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए पाँचवा चरण। पाँचवा चरण जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो इसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, क्योंकि वृहद राजस्थान का जो विलय है वो अब मत्स्य संघ में होगा, यानी मत्स्य संघ का विलय अब आपका वृहद राजस्थान में होगा। तो मत्स्य संघ जो है दोस्तों इसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ आपका कब बना था? 18 मार्च 1948 को बना था। अब इसका विलय हम किस में करने जा रहे हैं? वृहद राजस्थान में करने जा रहे हैं, जिसका निर्माण हमने 30 मार्च 1949 को किया है। अब इसका विलय आप वृहद राजस्थान में करोगे तो क्या बनेगा? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनेगा। यानी ये आपका पाँचवा चरण हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवें चरण का निर्माण कब किया गया? तो ये आपका 15 मई 1949 को पाँचवें चरण का निर्माण किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो मत्स्य संघ का निर्माण तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? 18 मार्च आंसर कर देते हैं, जबकि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब शामिल किया है? 15 मई 1949 को। तो दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखनी है। और ये किसकी सिफारिश पर किया गया? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो ये शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर आपके मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सत्यनारायण राव समिति जो है दोस्तों इसका संबंध तो आपके कौन से चरण से हो जाएगा? 4th चरण से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए शंकर देवराव समिति जो है इसका संबंध कौन से चरण से हो जाएगा? 5वें चरण से हो जाएगा। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, आपको दे देते हैं सत्यनारायण राव समिति का संबंध कौन से चरण से है, तो 4थे चरण से हो जाएगा। और शंकर राय देव समिति का संबंध कौन से चरण से है, तो ये 5th चरण से हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। धौलपुर भरतपुर रियासत अंतिम समय तक भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। जनता की राय जानने के लिए शंकर देव राय समिति की स्थापना की गई। कुल 3 सदस्य थे इसमें, तो ये 3 सदस्य आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो आपके शंकर देव राय खुद हो जाएंगे, एक आपके आर के सिद्धुआ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर के सिद्धुआ। और एक आपके प्रभु दयाल हो जाएंगे। तो आर के सिद्धुआ आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा प्रभु दयाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 3 सदस्य थे इसमें। ये तीनों सदस्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेने हैं बिल्कुल। आर के सिद्धुआ, प्रभु दयाल और शंकर देव राय, ठीक है, ये अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। अब आगे देखिए छठा चरण। छठा चरण जो है दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। कब गठन किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया दोस्तों। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? हाथल व सिरोही के कुछ स्थान थे दोस्तों। हाथल आपका सिरोही में पड़ता है और सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए। व सिरोही के अन्य स्थान आबू, दिलवाड़ा, बम्बई में मिलाए गए। तो दोस्तों सिरोही के कुछ स्थान थे आबू और दिलवाड़ा, ये क्या किया है? बम्बई में मिला दिए गए। तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई। इन्होंने क्या किया? आबू दिलवाड़ा जो था राजस्थान का, उसको बम्बई में मिला दिया। तो दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ हो गई तो क्या हुआ फिर? 7वें चरण में फिर आबू दिलवाड़ा को वापस राजस्थान में मिलाया गया। उसके बारे में अभी हम देखेंगे। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दे दिया। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिरोही का जो प्रबंधन है वो कौन सी सरकार को दिया गया? तो वो बम्बई सरकार को सौंप दिया गया।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही का प्रबंधन बम्बई सरकार को सौंपा गया। कब सौंपा गया? तो 5 जनवरी 1949 को सौंपा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ दोस्तों, छठे चरण में हाथल व सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए, जबकि आबू दिलवाड़ा जो था इसको बम्बई में शामिल कर दिया गया। और ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो आबू दिलवाड़ा को वापस अब 7वें चरण में हम राजस्थान में मिलाएंगे। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपुताना के भूभाग का नाम राजस्थान कर दिया गया। तो ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक तौर पर राजपुताना के भूभाग का नाम राजस्थान कब किया गया, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 यानी कि आपके छठे चरण में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम राजस्थान किया गया संविधान लागू होने पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जबकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान जो है दोस्तों, इसका आपका 7 चरण कब कंप्लीट हुए थे, तो 1 नवंबर 1956 यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब संपन्न हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। लेकिन राजस्थान नाम कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, 7वां चरण, 7वें चरण में राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 7वां चरण जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वें चरण का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ पर आपके गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये आपको ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू व दिलवाड़ा तहसीलें सिरोही वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आबू दिलवाड़ा जो बम्बई में मिलाए गए थे उसको वापस राजस्थान में मिला दिया गया। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एमपी का सुनेल टप्पा जो था, एमपी का था ये आपका, एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ ये आपका राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि 7वें चरण में आपका अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया, एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। इसके अलावा आबू दिलवाड़ा जो थे वो वापस राजस्थान में आपके मिलाए गए, क्योंकि इनको बम्बई में मिला दिया गया था आपके छठे चरण में, तो वापस इनको राजस्थान में मिलाया गया 7वें चरण में। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा हमने राजस्थान में लिया है दोस्तों, तो हमको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो झालावाड़ जिले का एक सिरोंज क्षेत्र था दोस्तों, झालावाड़ जिले का सिरोंज, ये क्या किया, ये एमपी में मिला दिया गया। तो सिरोंज दे दिया हमने और सुनेल टप्पा ले लिया, ऐसे ध्यान रखना है आपको। सिरोंज तो दे दिया, सुनेल टप्पा ले लिया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया आपका कब सामने आया, 1 नवंबर 1956 को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आपका कब सामने आया, तो 1 नवंबर 1956 को सामने आया। अब आगे देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। 2 चरणों में क्यों हुआ, क्योंकि छठे चरण में भी दोस्तों सिरोही और हाथल गांव राजस्थान में मिलाए गए थे, और फिर आपके 7वें चरण में भी आबू दिलवाड़ा को वापस राजस्थान में मिलाया गया, और उसके साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा, और उसके साथ साथ सुनेल टप्पा आपको ध्यान रखना है। और सिरोंज हमने किसको दे दिया, एमपी को दे दिया, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। आगे देखिए, राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी, जिसे धार सभा कहते थे। यह 30 सदस्यीय सभा थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर मेरवाड़ा राज्य जो था दोस्तों, वहां पर विधानसभा चलती थी, जिसमें कितने सदस्य थे आपके, 30 सदस्य थे। तो ये 30 सदस्य काफ़ी बार एग्जाम में छप चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 30 सदस्य काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो अजमेर मेरवाड़ा जो थे दोस्तों, यहाँ पर एक विधानसभा थी जिसे धार विधानसभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, धार विधानसभा के नाम से जाना जाता था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये सवाल भी देखने को मिले कि जो अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसे किस नाम से जानते थे, तो धार सभा के नाम से। और इसमें कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। अब आगे देखिए, 1952 के आम चुनाव के बाद धार सभा अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे आपके, हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो धार सभा के मुख्यमंत्री अजमेर मेरवाड़ा के कौन हो जाएंगे आपके, हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो धार सभा के आपके मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। अब दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आपके अजमेर मेरवाड़ा और आपका सुनेल टप्पा, इसके साथ साथ दोस्तों आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था 7वें चरण में। तो इसके बारे में देखना जरूरी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपका 1953 में किया गया था, 22 दिसंबर 1953 में किया गया। इसके अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फजल अली। दोस्तों ऑप्शन में आपको दिया जाता है फजल अली। फजल अली जो है दोस्तों, ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। और इसके सदस्य आपके हरदेनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर हो जाएंगे। यानी पन्नी और आपके कुंजरू, पन्नी और कुंजरू जो है
वो इसके सदस्य हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी आपके 3 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1+2 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर, एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा फजल अली और एक आपके हरदेनाथ कुंजरू है और एक सरदार पन्नीकर है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 में राष्ट्र प्रमुख पद समाप्त कर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। तो राष्ट्र प्रमुख का जो पद था दोस्तों, उसे समाप्त करके उसे क्या नाम दिया गया? राज्यपाल नाम दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राष्ट्र प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन से ये हुआ? तो ये 7वें संविधान संशोधन से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 जो हुआ था आपका, उसके तहत दोस्तों राज्यपाल का सृजन किया गया और राष्ट्र प्रमुख पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। और सबसे पहले राज्यपाल आपके कौन बने थे? तो प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, इतना आपको ध्यान रखना है। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रथम राज्यपाल आपके कौन हो जाएंगे? गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और राज्यपाल पद का सृजन कौन से संविधान संशोधन से हुआ? आपके 7वें संविधान संशोधन से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखना है, यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, आज़ादी के बाद भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। कितनी श्रेणी के राज्य थे दोस्तों? 4 श्रेणी के राज्य थे। एक तो आपका ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। वो राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, यानी ऐसे राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, वो तो आपके प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे, यानी ए श्रेणी में आ जाएंगे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तो ये आपके किस में आते थे? ए श्रेणी में आते थे। यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बी श्रेणी, स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर जो बनाए गए थे वो आपके बी श्रेणी में आते थे, जैसे कि राजस्थान और हैदराबाद, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान जो था दोस्तों आपका, ये 20 श्रेणी में आता था। कौन सी श्रेणी में आता था? 20 श्रेणी में आता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हैदराबाद भी आपका 20 श्रेणी में आता था। इसके अलावा देखिए, सी श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नरी के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि अजमेर, दिल्ली, ये आपके सी श्रेणी में आते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अजमेर जो है आपका, ये कौन सी श्रेणी में आता था? सी श्रेणी में आता था, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि राजस्थान आपका 20 श्रेणी में आता था और आपका अजमेर जो है दोस्तों, ये आपका सी श्रेणी में आता था। ये दोनों सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही हमारी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, डी श्रेणी, इसमें स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा गया अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जैसे आपके देश है, ये आपके डी श्रेणी में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 नवंबर 1956 को ABCD जो श्रेणियाँ थी, इनको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ABCD श्रेणी के अंतर को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन से राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। भारत को सिर्फ 2 श्रेणी में रखा गया, प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 व दूसरा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारत को 2 श्रेणी में रखा गया। एक तो आपके राज्य हो जाएंगे, उस समय 14 राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 + 6 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। हालांकि ये एकीकरण में नहीं पढ़ते हम, ये किस में पढ़ते हैं? हम संविधान में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो अभी हम देखेंगे। संविधान सभा में राजस्थान के कुछ मनोनीत सदस्य थे, कौन कौन हो जाएंगे? जैसे भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ के आपके राघवाचारी हो जाएंगे, मेवाड़ के तो राघवाचारी हो जाएंगे, टी विजय राघवाचारी, और माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, और बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। यानी कि मेवाड़ से आपके 3 थे जो कि भारतीय संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य थे। एक तो आपके टी विजय राघवाचारी, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। मारवाड़ से आपके CS वेंकटाचारी हो जाएंगे और जे नारायण व्यास हो जाएंगे। तो मारवाड़ के कौन है? CS वेंकटाचारी, और एक आपके जे नारायण व्यास है। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा से आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के आपके हीरालाल शास्त्री है, और जयपुर के दीवान आपके हो जाएंगे VT कृष्णमाचारी, ये भी आपको ध्यान रखना है, VT कृष्णमाचारी। और शाहपुरा के गोकुलाल असावा, बीकानेर के जसवंत सिंह, सरदार KM पन्नीकर को भेजा गया। तो बीकानेर की पन्नी, तो बीकानेर की तो पन्नी हो जाएगी आपकी KM पन्नीकर, और इसके साथ साथ जसवंत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विजय राघवाचारी का संबंध किससे हो जाएगा? मेवाड़ से हो जाएगा। CS वेंकटाचारी का संबंध आपका मारवाड़ से हो जाएगा, और VT कृष्णमाचारी जो है इनका संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा। और आपकी जो पन्नी है ये कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, KM पन्नीकर, ठीक है। तो ये जो सदस्य थे ये आपके संविधान सभा में मनोनीत हुए थे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। एक एक सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजय राघवाचारी, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, ये तो आपके किससे हो जाएंगे? मेवाड़ से हो जाएंगे। CS वेंकटाचारी, जे नारायण व्यास मारवाड़ से हो जाएंगे, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये आपके अजमेर से हो जाएंगे, अजमेर मेरवाड़ा से। हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णमाचारी आपके जयपुर से हो जाएंगे,
और शाहपुरा के गोकुलाल असावा, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर के जसवंत सिंह सरदार के एम पणिकर हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और बाकी है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी आपके कौन थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी आपके कौन हो जाएंगे? बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया आपके संविधान पर? तो ये आपके बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? बलवंत सिंह मेहता। सर वीटी कृष्णाचारी जो थे ये आपके जयपुर के दीवान हो जाएंगे। और CS वेंकटाचार्य आपके कहाँ के हो जाएंगे? ये जोधपुर के दीवान हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर की पन्नी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वीटी कृष्णाचारी जयपुर, CS वेंकटाचार्य आपके जोधपुर के हो जाएंगे। आगे देखिए, वीटी कृष्णाचारी जो थे दोस्तों ये मूलतः आपके तमिलनाडु के रहने वाले थे। DP खेतान की मृत्यु के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। तो DP खेतान थे दोस्तों, ये आपके संविधान में की प्रारूप समिति जो थी उसमें शामिल थे। तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन आपका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये आपका उनके द्वारा किया गया था, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, उसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति में आपके DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद सर वीटी कृष्णाचार्य जो थे इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजाओं के प्रिवी पर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सवाल आपका पूछा जाता है दोस्तों, राजाओं के प्रिवी पर्स जो है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आपके राजाओं के प्रिवी पर्स थे वो समाप्त किए गए थे। प्रिवी पर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनको एक राशि दी जाती थी। जैसे कि देख लेते हैं, एकीकरण समझौते में कहा गया कि राजा अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी भी होगा, विशेषाधिकार भी उनको मिलेंगे, एक प्रिवी पर्स राशि भी मिलती रहेगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रिवी पर्स राशि मेवाड़ को मिलते थे 20 लाख रुपए, जयपुर को मिलते थे आपके 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर को 17 लाख रुपए। तो ये 4 बड़ी रियासतें थी, इनको पैसा मिलता था दोस्तों प्रिवी पर्स। तो मेवाड़ को 20 लाख, जयपुर को आपके 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख। तो ये जो है 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, 26वां संविधान संशोधन 1971, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री आपके CS वेंकटाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री आपके जयनारायण व्यास हो जाएंगे। तो 3 आपके मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और एक आपके जयनारायण व्यास। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके जयनारायण व्यास हो जाएंगे, यानी जयनारायण व्यास आपके मनोनीत प्लस आपके निर्वाचित दोनों रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र मुख्यमंत्री आपके कौन से हैं जो कि आपके मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? आपके मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है और ये 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। और ये आपके 17 साल तक मंत्री रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और प्रथम निर्वाचित कौन थे? तो ये आपके टीकाराम पालीवाल थे। इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना होता है, तो वो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।